दोस्तों स्वागत है आपका सिनॉप्सिस आईएएस में। मेरा नाम है कृष्णा एंड इस लेक्चर से हम शुरू करेंगे इस बैच के लिए मेंस आंसर बिल्डिंग, MAB मेंस आंसर बिल्डिंग। लोग क्या करते हैं, मेंस आंसर राइटिंग बिल्कुल करनी चाहिए, बट वहाँ पर मेरे कुछ कंसर्न्स हैं, ऑब्जेक्शंस हैं कि मेंस आंसर राइटिंग ऐसा ही मत करो जब तक आपको पता ना हो चीज़ों के बारे में। थोड़ा बहुत आइडिया है तो हम कर सकते हैं। मेंस आंसर बिल्डिंग कोर्स की नीड क्या है और क्यों हम स्पेशली जो ये मेंस आंसर राइटिंग ये चीज़ चल रही है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं कि आंसर राइटिंग नॉट इम्पॉर्टेंट। हम जब बात करते हैं आंसर राइटिंग की तो हम ये बात करते हैं कि टाइम लिखो लिखो फटाफट लिखो, रैट रेस है, फटाफट दौड़ो चूहों की तरह, राइट। क्योंकि 3 घंटे हैं मतलब 180 मिनट हैं और 5 मिनट हम मान लेते हैं इधर उधर चले जाते हैं, 175 मिनट है। बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, 175 मिनट्स एंड 250 मार्क्स। अगर आप ये देख लो तो हर 10 मार्क्स के लिए आपके पास 7 मिनट बचते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन आप करके देख लेना, राइट। अब मोस्टली क्या कहानी है कि हम क्या करते हैं कि 1 मिनट पढ़ा या इनफैक्ट 30 सेकेंड पढ़ा या 15 सेकेंड पढ़ा, 15 सेकेंड हमने पढ़ लिया क्वेश्चन एंड 6 मिनट लिखा हैपेजार्ड, सोचा भी नहीं क्या किया क्या नहीं किया। ऑन द अदर हैंड जब हम एस्से का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो 3 घंटे में 2 एस्से लिखने होते हैं, मतलब 1.5 आवर्स एक एस्से के लिए। उसमें हम क्या करते हैं 0.5, तो 30 मिनट हम क्या ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, सोचते हैं एस्से की थीम है, ये उठाया हमने, इस कीवर्ड को हाईलाइट किया, इस कीवर्ड को हाईलाइट किया, और कुछ है तो वो किया, फिर उस पर हम अलग अलग पॉइंटर्स बनाते हैं। ऐसे ऐसे लिखना सिखाए जाते हैं। आपने देखे होंगे, अगर आप मेंस आंसर राइटिंग कोर्स में हो तो किसी रीज़न से हो, आपने मेंस आंसर राइटिंग करके देखी होगी, तभी आप मेंस आंसर बिल्डिंग कोर्स में हो, राइट। तो इस कोर्स की नीड क्या है और आपको थोड़ा अपने बारे में बताऊं कि क्यों इससे आपको बेनिफिट होगा एंड क्यों नेसेसरी था ये बनाना। ये मार्कशीट देख लो एक, यहाँ पे आप मार्क्स देख लो, एसए में मार्क्स देख लो ओवरऑल 138 ये, और उसके बाद GS 1 2 3 4 यहाँ पे आपको मार्क्स ठीक ठाक दिख रहे हैं। उसके बाद ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा था तो 96 121, ये किसी और की मार्कशीट नहीं है, मेरी खुद की है। तो तैयार नहीं है, पेपरों ने नंबर नहीं आएंगे। थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। 3 साल पहले की वीडियो है, ठीक है। मार्क्स जोड़ लेना, कट ऑफ 745 OBC, मेरा खुद OBC लगता था, मैंने कभी लिया नहीं, ठीक है। तो वो एक अलग कहानी है। इसके बाद 16 हो गया, 17 के अटेम्प्ट की ये कहानी है। मार्क्स एसए में थोड़े बढ़े, 149, मतलब अच्छे मार्क्स हैं, 138 से 149। GS 1 2 3 4 में अगर आप देखो 80s में, GS 4 में ऑलमोस्ट सिमिलर ही है 96, एंड ये क्या यहाँ पर ज्योग्राफी पेपर 1 176 फिर 130। तो ये एक अच्छी मार्कशीट क्यों नहीं, मैं कहता कि आप ऊपर के 2 पेपर उठा के देखो, जैसे GS 1 और GS 3 मिला के उतने मार्क्स नहीं है जितने ज्योग्राफी एक पेपर में, तो क्यों नहीं है और वो क्या गलतियाँ थी जो मैंने की, राइट। यहाँ अगेन वही मेरे 803 थे, जनरल की कट ऑफ 809 थी, OBC की 770। इस रैंक पे तो सॉरी इस मार्क्स पे तो लोग IPS बन ही गए थे उस साल। एंड देन 2018 की अगेन मार्कशीट अगर हम देखें, एस से अगेन 150 एंड देन GS 1 2 3 4 वही हाल, इनफैक्ट GS 1 और कम हो गए, मार्किंग थोड़ा कम थी उस साल। ज्योग्राफी में अगेन वही चीज़, उस साल के हिसाब से बहुत अच्छी, ऑल इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे, राइट। तो ये कहानी अब मेरे हिसाब से क्या था, इसमें कुछ और वीडियोस भी हैं गाइडेंस सीरीज़ में, देख लेना, मज़ा आएगा देखने में। तो क्यों वो दिक्कत क्या हुई मेरे हिसाब से, अगर देखो एक अटेम्प्ट में अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे ना, तो आप क्या करोगे कि एग्ज़ामिनर को गाली दोगे। जैसे इस साल प्रीलिम्स में जो डिजास्टर हुआ लोगों के साथ में, बहुत से लोगों ने अपनी गलतियों को भी UPSC के ऊपर डाल दिया। ऐसा तो नहीं है कि लोग मार्क्स नहीं ला रहे हैं, लोगों के 100 नंबर भी आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर लोग करके गए हैं या ठीक ठाक तरीके से पढ़ाई करके गए हैं तो नंबर्स आ रहे हैं। इश्यूज़ कहाँ होते हैं, जब हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। मेरे हिसाब से शॉर्टकट ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट मिल जाता है ना तो उसको फिर शॉर्टकट के हिसाब से मत करो, फिर उसको लॉन्ग कट के हिसाब से करो। अगर आपको ये शॉर्टकट मिला था कि एलिमिनेशन टेक्निक से +2 मार्क्स आ सकते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो तो मार्क्स आ सकते हैं, तो फिर उसको लॉन्ग कट में आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, अच्छे से मेहनत करनी चाहिए थी, उसमें 2 नंबर आते। तो बेसिकली जब मैंने अपने 2 पहला अटेम्प्ट तो मैं कंसिडर ही नहीं करता, खैर ऑप्शनल वगैरह प्रिपेयर्ड ही नहीं था,
आंसर राइटिंग वगैरह कर ली, वो आंसर राइटिंग करके जीएस में 400 मार्क्स हैं, बट वो सस्टेन तो नहीं हुए, राइट। क्यों नहीं हुए वो हम अभी देख लेंगे। इस एक पहले लेक्चर से ही आपको समझ आ जाएगा कि क्या रीज़न है क्या नहीं है। मैंने MAB में ना एक वीडियो डाला है अभी, वो बेसिकली मेरे ज्योग्राफी ऑप्शनल के नोट्स हैं जो जीएस में भी काम आएंगे, पॉपुलेशन ज्योग्राफी वगैरह, वहाँ मैप्स वगैरह बनाने बताए हैं। ऐसे कुछ 3-4 वीडियोस में मैं कुछ मैप्स डाल दूंगा एग्रीकल्चर के एंड सेटलमेंट्स के, एंड जो भी आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में। मैं एक चीज़ ज़रूर करूँगा कि इस वीडियो में जो भी बताऊँ आप मेल करना redefquery@gmail.com, जो वेबसाइट पे दी हुई है, मैं देखता हूँ उसको एंड आपके हर फीडबैक को इस कोर्स में इनकॉर्पोरेट करूँगा। तो इस कोर्स का पर्पज़ आंसर राइटिंग कराना बिल्कुल नहीं है, मैं आपको आंसर राइटिंग नहीं करा रहा हूँ। इस कोर्स से हम क्या देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। जैसे इन्होंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्यूमरेट द रीजंस फॉर दिस, या कुछ ऐसे हमने कह दिया, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। दूसरे कौन से हो सकते हैं, ये तो है कि जो हमें 100% आते, बहुत ईजी हो गए। जैसे GDP में क्या रिफॉर्म्स हुए बता दो, राइट। CSO रिफॉर्म्स का जो क्वेश्चन पूछा, 15th फाइनेंस कमीशन की क्या रिकमेंडेशन है बता दो, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। ये टाइप 1 क्वेश्चन हो गए। टाइप 2 कैसे, थोड़ा अप्लाइड क्वेश्चन हो गए, ठीक है, A का B पर इम्प्लीकेशन। टाइप 3 थोड़े कॉम्प्लेक्स हो गए, A+B+C, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछता है, कुछ ऐसे। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ये वो हैं जो हमें या तो आते हैं या नहीं आते। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो अगर आप एक नॉर्मल एस्पिरेंट और सीरियस भी हो तो भी आपको पता है ये मुझे नहीं आते, हो छोड़ने हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं और है भी बहुत डिफ़िकल्ट, लेकिन अगर आपको आंसर बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट पता है, चीज़ों को फर्स्ट प्रिंसिपल पे बहुत बेसिक लेवल पे आप तोड़ना जानते हो, तो बहुत अच्छा कर सकते हो। इसी ईयर का जो GS1 का पहला क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे, लास्ट ईयर का मैं चाहूँगा कि जो भक्ति लिटरेचर वाला पहला क्वेश्चन है वो आप लिख के मेल करना, भले ही आपने टेस्ट सीरीज़ ना ज्वाइन की हो, मैं देखूँगा ज़रूर आपके आंसर, और कल वाले लेक्चर में उसमें जो भी आप लोगों ने गलतियाँ की होंगी वो डिस्कस ज़रूर करूँगा। तो आंसर राइटिंग के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, सबसे पहले बात करते हैं। उससे पहले कीवर्ड्स हैं, आई गेस कि ये कीवर्ड्स आपको पता होंगे, किसी और लेक्चर में डिस्कशन कर लेंगे। जैसे जो बहुत इजी कीवर्ड है, डिफाइन या इन्यूमरेट। इन्यूमरेट का मतलब होता है लिस्ट डाउन चीज़ें, 1 बाई 1 बता दो। डिफाइन तो आप समझते हो, कुछ इसमें एग्जाम्पल वगैरह दे दो, राइट। फिर डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएट, फिर कंपेयर कॉन्ट्रास्ट, ये पढ़ लेना क्या है, फिलहाल इस लेक्चर में नहीं। डिस्क्राइब और अकाउंट, इन दोनों में ऑलमोस्ट सेम चीज़ होती है, बट अकाउंट में हम क्यों हो रहा है वो भी बात करते हैं। डिस्कस हो गया, एक्सप्लेन हो गया, इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट में हम विद एग्जांपल्स देते हैं, एक्सप्लेन में आपकी मर्जी, एग्जांपल देने दे दो, नहीं देने मत दो, कुछ ये हो गए। देन इलेबोरेट, बता दो और डिटेल में, फैला दो, रायता फैला दो बिल्कुल। डिमॉन्स्ट्रेट, कहीं कैसे हुआ था आप बताओ, कि दिल्ली में ऐसा हुआ था, वहाँ ऐसा हुआ था, ये करके दिखाओ, है ना। पायलट प्रोजेक्ट होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन फैसिलिटीज़ होती है। एनालाइज, ये देख लेना। एसेस में क्या करना, एसेस में आप जज बनते हो, राइट। एग्जामिन और क्रिटिकली, एग्जामिन ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं। इवैल्यूएट और क्रिटिकली, क्रिटिकली के पीछे लोग बहुत पढ़ते, कुछ नहीं है। एग्जामिन का मतलब जो है वही क्रिटिकली एग्जामिन है, जो इवैल्यूएट है वही क्रिटिकली इवैल्यूएट है। कमेंट में क्या करना है, हाउ फार, ये पढ़ लेना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसी लेक्चर में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन। तो ये सब तो ठीक है, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, आंसर राइटिंग में लोग यही सिखाते हैं। मैं जो बता रहा हूँ किसी ने नहीं बताया, और ये लिटरली क्योंकि मैं खुद R&D से आता हूँ, तो बहुत टाइम लगा इन चीज़ों को समझने में। और हाँ, ये चीज़ डेवलप कैसे हुई, जब मैंने अपनी मार्कशीट्स देखी, एक अटेम्प्ट में जब हमारे नंबर्स नहीं आते हैं तो हम अपनी असफलता को या अपनी फेलियर्स को डाल देते हैं एग्जामिनर के ऊपर या कंडीशंस के ऊपर। लेकिन जब 2 अटेम्प्ट्स में नंबर नहीं आ रहे, नंबर क्या है, GS 1 2 3 ये स्कोर है, 4 थोड़ा सा बेटर है, एस्से एंड ऑप्शनल 1 एंड पेपर 2, यही 17 की कहानी, यही 18 की कहानी। क्यों, तो वहाँ पे ना ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जामिनर मेरे ही पीछे पड़ा होगा कि नहीं नहीं इस बंदे को ढूंढ के यहीं अटैक करना और इसी वे में मार्कशीट दोबारा से रिप्रोड्यूस करनी है, ऐसा नहीं होता। कुछ रीजंस रहे होंगे, जब बैठ के फिर मैंने एनालाइज़ किया। GS 3 में 8 क्वेश्चन मिस हिट हैं, 20 में से 8 क्वेश्चन कुछ के कुछ लिख दिए। GS 1 कुछ पूछ रहा है, कुछ का कुछ लिखा। एक तो क्वेश्चन मुझे याद है, उन्होंने पूछा था कि जो पेट्रोलियम रिफाइनरी हैं उनकी लोकेशन मार्केट के पास है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। अब क्योंकि मेरा तो ज्योग्राफी ऑप्शनल बढ़िया है, नंबर बढ़िया आ रहे हैं, तो लोकेशन फैक्टर्स पड़े ही होंगे।
पूछा उन्होंने इम्प्लीकेशन है, लिखा है भाई साहब हम क्या, फैक्टर्स, इंडस्ट्रियल लोकेशन फैक्टर। एग्जामिनर कितने नंबर दे देगा, अगर आप एग्जामिनर हो तो कितने नंबर दे दोगे। और बहुत बढ़िया आंसर लिखा था, मैप वैप बना के डिस्क्राइब करके, जो जीएस लाइक थिंकर्स हो सकते थे वो डाल दी, वेबर की थ्योरी वगैरह सब बता दे। वेबर तो लोग बता ही देते जीएस में, ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है। तब भी नंबर क्यों नहीं थे। एक साल आप यूपीएससी में एग्जामिनर को गाली दे लोगे, बट लगातार नहीं देनी चाहिए, अपनी फेलियर्स अपने सर पे लेनी चाहिए। तो वहाँ से फिर ये सब अप्रोच आई कि कैसे करना चाहिए। तो मैं इस फेवर में जाता हूँ कि अगर आपके पास 7 मिनट हैं, क्वेश्चन आता है बहुत बढ़िया से, आपको आंसर पता है, तो आप अपनी नॉलेज उस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग फुलफ़िल करो। ऐसा नहीं कि कुछ पूछा है कुछ लिखा, और डिमांड कहाँ से आएगी, कीवर्ड से। कीवर्ड क्या है, जो अभी हमने यहाँ देखे, ये सारे कीवर्ड्स कहलाते हैं। अभी हम बात करेंगे एक एक करके। बट जो नहीं आता क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, वहाँ 5 मिनट सोचो और 2 मिनट भी लिख दो ना, तो बहुत अच्छा आंसर लिख लो, बहुत ही बढ़िया आंसर लिख दोगे। अभी इसी लेक्चर में हम GS1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे, कहीं इधर उधर के मेरे बनाए हुए क्वेश्चन तो है नहीं, यूपीएससी के। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आप मेन थीम ढूंढो क्वेश्चन की। इनको अभी देखेंगे क्वेश्चंस में एक एक करके कि क्या कैसे लिख दिया। ये तो अभी थ्योरी पार्ट है, जो ये थ्योरी है ये मैंने बनाई, 1 पेज की थ्योरी है ये। और ये थ्योरी अगर आप सीख गए ना, तो फिर 30 40 50 नंबर का गैप ले आओगे। इतना गैप है कि आप क्रिएट कर लोगे। फिर एक हम बात करेंगे जीएस के 1000 मार्क्स वर्सेस ऑप्शनल के 500 मार्क्स, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने मेन थीम आइडेंटिफाई की, फिर हमने कहा कि पॉइंट ऑफ प्रोबिंग किस चीज़ पे बात करनी है। जैसे मेन थीम क्या है, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को अचीव करने में कितना सक्सेसफुल हुआ है। तो मेन थीम क्या है, मैं कह दूंगा डिसेंट्रलाइजेशन मेन थीम है। पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन या पीओपी, पॉइंट ऑफ प्रोबिंग क्या है, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को अचीव करने में, उसको अचीव करना ये ऑब्जेक्टिव था, तो वो ऑब्जेक्टिव है, वो हमारा पॉइंट ऑफ प्रोबिंग है। फिर मैंने कहा कितना सक्सेसफुल हुआ, हाउ फार, तो ये क्वेश्चन का कीवर्ड है, हम ये आइडेंटिफाई करेंगे, ये राइट। इसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं, कीवर्ड हेल्पर्स। ये क्या होते हैं, जैसे डिस्कस विद एग्जांपल्स, एक्सप्लेन विद इलस्ट्रेशंस, जस्टिफाई विद आर्ग्यूमेंट्स, डिस्कस विद रेलेवेंट केस लॉज। ये सारे क्या है, केस लॉ, एग्जांपल, इलस्ट्रेशंस, ये सारी चीज़ें क्या है, कीवर्ड हेल्पर, कीवर्ड के साथ चिपके होंगे। डिस्कस विद समथिंग, डू दिस विद दैट, ये सारी चीज़ें करनी है। अब इसके बाद हड़प्पा कल्चर में जो हम नहीं कर पाए थे ना, वही हम जीएस में नहीं कर पा रहे, तभी नंबर नहीं आते हैं। क्वेश्चन को डेसिफर करो, पढ़ो समझो क्या है। अब जो हमने ये 4 चीज़ें की हैं, क्वेश्चन के पार्ट्स ढूंढो, पहले कितने पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट के लिए ये काम करो, राइट। तो इसमें देखो अभी ये सब आएंगे हम बाद में, कि इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी पार्ट होता है, वे फॉरवर्ड, इवैल्यूएशन, कंक्लूजन कैसे करना है। पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जो रियल में क्या है, कैसे लगता है ये। 2022 का एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट मीडिएवल टेम्पल स्कल्पचर रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। अब देखो मेंस सब्जेक्टिव होता है, मैं ये कहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो मेंस है दैट इज़ मच मोर ऑब्जेक्टिव दैन प्रीलिम्स। मेंस में अगर आप क्वेश्चन समझ पाते हो ना, तो हो सकता है कि उसका बहुत ही स्पेसिफिक आंसर हो और 3-4 पॉइंट से ज़्यादा आए ही नहीं। जैसे पॉज करके आप ये सोचना इस क्वेश्चन के बारे में, लिख नहीं पाओगे। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने कहा कि आपको लगता टफ़ है बट होता टफ़ नहीं है, इजी है। हमने सबसे पहले क्या कहा था, मेन थीम आइडेंटिफाई करो। करते हैं थोड़ा मेन थीम आइडेंटिफाई, क्या है मेन थीम। हमने कहा मेन थीम क्या है, क्या क्या है इस पूरे क्वेश्चन में, क्या है, अलग अलग चीज़ें देखते हैं। पहला है हाउ विल यू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना है। विल यू ठीक है कोई बात नहीं, हाउ एक ये वर्ड है। दैट मिडेवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर, इस तरह से ही बनाना एग्जाम में। मिडेवल इंडियन टेम्पल नहीं है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन इज़ नॉट अबाउट टेम्पल्स। बहुत लोग टेम्पल पे आंसर लिखाएं, दृष्टि IAS की वेबसाइट पे आप आंसर देखना, क्या कचरा मचाया हुआ लिटरली, मतलब नाम, पेड लेक्चर है तो नाम ले लेता हूँ। टेम्पल स्कल्पचर तो छोड़ो, बुद्धिज़्म जैनिज़्म कब से बात की, ना तो मिडेवल ही है ना स्कल्पचर ही है। रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज, ठीक है, ये चीज़, ये दूसरी चीज़ है, ये पॉइंट ऑफ प्रोबिंग है, पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ये चीज़ ऐसा करती है, उसके लिए क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, क्या करती है, रिप्रेजेंट।
ठीक है, क्वेश्चन को इस लेवल पे ब्रेक कर दो। अगर हम ब्रेक कर देते हैं, मिडेवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोबिंग क्या क्या करते हैं स्कल्पचर। स्कल्पचर से बहुत कुछ हो सकता था। स्कल्पचर कैसे उस टाइम के पैसे दिखाते हैं कि रिचनेस थी, या स्कल्पचर उस टाइम का कैसे टेम्पल आर्किटेक्चर में कंट्रीब्यूट करते हो सकता है, वो क्वेश्चन होता। क्वेश्चन ये भी हो सकता है ना, मिडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर रिप्रेजेंट्स द कंट्रीब्यूशन इन आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, तो वहाँ पॉइंट ऑफ प्रूविंग ये हो जाती, थीम तो यही रहती। और कुछ हो सकता था कि मिडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर कैसे उस टाइम का जो भी आप कह लो एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी वट, तो वो पॉइंट ऑफ प्रोबिंग चेंज हो सकती है। अब जो नॉलेज है ना हमारी एग्ज़ाम में, मेंस में, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ तक कंसंट्रेटेड रहेगी। ये आता होगा, मैं मेन थीम आती होगी, तभी हमने कहा मेन थीम। कभी कंफ्यूज हो जाओ ना कि मेन थीम क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोबिंग क्या है, क्या सोच के गए थे आप, क्या पढ़ के गए थे। सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज हो सकता पढ़ी हो, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में बताना है, मिडिवल टेम्पल स्कल्पचर के कॉन्टेक्स्ट में बताना है। तो ये पॉइंट ऑफ प्रोबिंग है। सेकेंडरी थीम इसे आप कह सकते हो। प्राइमरी थीम हमारे मिडिवल इंडिया के टेम्पल स्कल्पचर। बार बार मैं ये कह रहा हूँ, ये चीज़ लिखना, ये एक्सरसाइज करना आप घर बैठ के, बढ़िया लगेगी, मज़ा आएगा। अब क्वेश्चन कीवर्ड क्या है, हाउ भी है और एक्सप्लेन भी है, तो हमने कह दिया हाउ विल यू एक्सप्लेन, कैसे एक्सप्लेन करोगे। कीवर्ड हेल्पर कहीं कुछ नहीं दिया है, नन लिख दो। अब ये ऐसा क्वेश्चन है ना, मेरे हाथ पाँव फूल जाएंगे इस क्वेश्चन को एग्जाम में देख के, बट चलो थोड़ा सा ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का। मान लेते हैं हमें नहीं आता, बहुत बेसिक हमने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी है, मुझे ये पता है स्कल्पचर क्या होते हैं, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है, मुझे एक भी टेम्पल का एग्जांपल। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहली प्रॉब्लम तो है कि हमें इंट्रो लिखने का प्रेशर आता है। छोड़ दो, आप इंट्रो नहीं लिख रहे हैं, कंक्लूजन भी लिख रहे हैं, सीधे हम बॉडी पार्ट पे आ रहे हैं। सोचते हैं ज़रा, फिर लिखेंगे 2 मिनट। आप जो काम मैं कर रहा हूँ वो आप करना, फिर 2 मिनट लिख के देखना, बहुत बढ़िया आंसर लिख लोगे। उससे पहले आप लिख लो इस क्वेश्चन को 7 मिनट और कंपेयर कर लेना, दोनों एक्सरसाइज कर लो, कंपेयर कर लेना। और ये चीज़ आप 2021 का जो पहला क्वेश्चन है ना, भक्ति लिटरेचर, उस वाले क्वेश्चन के लिए कंपेयर करके देख लो। एक बार रैंडमली लिखो एंड डू दिस। अगर आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है, अपने 1499 रुपीज़ इतने फूके हैं, देन डू दिस, राइट। पहले आप बिना सोचे समझे, जैसे आज तक करते आए हुए, जैसे आपको सिखाया गया है वैसे आंसर राइटिंग करो। उसके बाद जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो, आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि 40 से 50 नंबर कैसे आप इंक्रीज़ करोगे। सिर्फ ये पहला लेक्चर हो सकता है आपके लिए बढ़िया हो जाए। मैं आपको आंसर राइटिंग कर करके नहीं दिखाऊंगा, बस अप्रोच बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है। कर तो आप लोग ये आता है आपको, मेरे से ज़्यादा आता है, आप करंट अटेम्प्ट में दे रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो। तो मुझे मिडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर का एग्जाम्पल नहीं आता। मेरे पास एग्जाम में सबसे बड़ा बर्डन इस क्वेश्चन को देख के या ऐसे क्वेश्चंस को देख के यही आता है कि मुझे मिडिवल इंडियन, मुझे ऑनेस्टली अभी मैं जब पढ़ा रहा हूँ ना, एक भी टेम्पल का नाम नहीं याद आ रहा। आप तो स्कल्पचर की बात करो कि किस टेम्पल में कौन सा स्कल्पचर लगा है, कहाँ कौन सी मूर्ति लगी, नहीं पता। और ऊपर से ये पॉइंट तो आप मिस कर दोगे, मोस्टली लोगों ने मिस कर दिया, रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज, मिस ही कर दिया। ठीक है, कुछ भी लिख रहे हैं। अब इसको ज़रा थोड़ा फर्स्ट प्रिंसिपल पे तोड़ते हैं। हमने ये सारी चीज़ें कर ली, ठीक है। अब ये चीज़ आप ध्यान यहीं लिख लो, पेपर में अभी दोबारा तो लिखोगे नहीं। यहाँ लिखो मेन थीम, यहाँ लिखो पीओपी, पॉइंट ऑफ प्रूविंग, यहाँ लिखो कीवर्ड। एग्ज़ाम में हाईलाइटर तो अलाउड होता है, कर देना कीवर्ड। ये हो गया, ये तो कर सकते हो, ये तो कर सकते हो, राइट। अगर इतना कर सकते हो तो फिर वेल एंड गुड, आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है, ये लिख दिया। अब आप भटकोगे नहीं। अब मेरी यहाँ पे 2-3 सजेशन है। जब आप इसका आंसर लिख रहे हो, हर बार हर पॉइंट लिखने के बाद सोचो, क्वेश्चन पढ़ो, सोचो, क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। ज़रा सोचते हैं क्या है टेम्पल स्कल्पचर, क्या होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं। मूर्तियाँ क्या कर रही होंगी। देखो, इसको ना वैसे कॉमन सेंस में मत लेना जैसा यूट्यूब पे लोगों ने भसड़बाजी मचाई हुई है। ये वैसा कॉमन सेंस नहीं है, बहुत ही स्पेसिफिक है, नॉलेज है, और बहुत मेहनत करने के बाद डेवलप होगा। अदरवाइज़ कुछ नहीं करोगे, 2 साल बाद फिर कहोगे यूपीएससी ने पैटर्न ट्रेंड चेंज कर दिया, ठीक है। स्कल्पचर क्या कर रहे होंगे, मूर्तियाँ हैं। मूर्तियाँ कैसी होती हैं, बहुत बिल्कुल बेसिक चीज़ मैं सोचता हूँ, मूर्तियों का सोशल लाइफ से मुझे रिलेशन ढूंढना है। सोशल लाइफ से रिलेशन ढूंढना है मतलब सोशल लाइफ में क्या क्या होते हैं। विमेन हो सकते हैं, रिलीजन हो सकता है, हायरार्की हो सकती है, कास्ट सिस्टम हो सकता है। कुछ ये 4-5 पॉइंट याद आ रहे हैं। अब थोड़ा मैं सोचता हूँ, मैं बिल्कुल 4 मिनट फ्री सोच रहा हूँ या 2 मिनट। 1944 मैंने शायद 19 मिनट से सोचना शुरू किया होगा। सोचना शुरू करते हैं, वुमेन की बात करते हैं, ठीक है।
स्कल्पचर, एक चीज़ तो श्योर है ना कि मेल स्कल्पचर ज़्यादा होंगे, वुमेन स्कल्पचर कम होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जेंडर डिस्पैरिटी थी या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था। क्यों? आप एग्जांपल दे सकते हो, लिख सकते हो, सीधे ये एग्जांपल लिखो कि नंबर ऑफ मेल स्कल्पचर आर मोर देन वुमेन स्कल्पचर। पॉइंट नंबर 1 हमने लिख दिया, कर दिया। आपने बिल्कुल भी अपना कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं दी, ना आपको स्कल्पचर का नाम पता है, ना सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज पता है, बट आपने परफेक्टली एक बहुत बढ़िया पॉइंट हिट मारा है। मैं होता है एग्जामिनर, आपको आधा नंबर देता है। आप खुद सोचना, किसी थर्ड पर्सन से इवेल्युएट करा लेना। आपको इतना ही लगता है ना, किसी और पर्सन से बोलना इसका मैंने ये आंसर लिखा, बताओ ठीक लिखा है कि नहीं। दूसरा पॉइंट सोचते हैं, वुमेन की बात की थी, कास्ट की बात कर लेते हैं। कास्ट में कैसे होगा? कुछ स्कल्पचर हो सकता है अंदर हो मंदिर के, कुछ स्कल्पचर बाहर हो, द्वारपाल हो, या कुछ स्कल्पचर क्या हो सकते हैं, पूजा कर रहे हो, कुछ स्कल्पचर कोई छोटे काम कर रहे हो या कपड़े सिल रहे हैं या कोई भी। इसका मतलब क्या है? किंग अंदर बैठा है, द्वारपाल बाहर बैठा है, इसका मतलब हो सकता है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता हो। आप बता सकते हो ये चीज़ होती है, गलत नहीं है। राजा अंदर होता है, ये बाहर होता है। कास्ट हायरार्की आप दिखा सकते हो इससे। और कोई एग्जांपल आपको दिखे तो बताना मेल करके, मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। मैं ये मान रहा हूँ, मैं बिल्कुल रियल टाइम सोच रहा हूँ, 1.5 मिनट हो चुका है मुझे सोचते सोचते। बकवास अलग कर रहा हूँ, अलग बात है। इसके बाद क्या, हायरार्की की बात करते हैं। हायरार्की कैसे है? एक मूर्ति इतनी बड़ी है, ठीक है, इसने मुकुट वगैरह पहना हुआ है, एक मूर्ति इतनी सी है, हायरार्की को दिखा रहा है। किंग, राजाओं की मूर्ति बड़ी होती है, नॉर्मल मूर्तियाँ छोटी होती हैं। हो गया, सोशल लाइफ को दिखा रहा है, सोशल हायरार्की। स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ते हैं ना हम सोशो में, नहीं भी पढ़ते तो जो कीवर्ड बता रहा हूँ ना, जीएस में भी एप्लीकेबल है। स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जीएस में होता है, राइट। लिख दिया हमने पॉइंट नंबर 3। और क्या हो सकता है? सोशल लाइफ में क्या आता है? मनी आता है। हो सकता है इसने बहुत बढ़िया कपड़े पहने हो, आभूषण पहने हो, गहने हीरे जवाहरात ज्वेलरी पहनी हो, और ये सिर्फ लुंगी में धोती में हो गया। इकनॉमी, मनी कैसे दिख रहा है? उनके पहनावे से, इन सब चीज़ों से। फिर और क्या हो सकता है? और क्या कर रहे होंगे मूर्तियाँ? सोशल लाइफ कैसे दिखाओगे? सोशल लाइफ में मैं क्या क्या कह सकता हूँ? आर्ट एंड कल्चर की कुछ एक्टिविटी है, वो भी तो सोशल लाइफ है। कुछ मूर्तियाँ डांस कर रही होंगी, कुछ मूर्तियाँ हो सकता है बुक पढ़ रही हो, लिख रही हो, लिटरेचर एक्टिविटी हो, एंड कुछ मूर्तियाँ कुछ ऐसी कुछ चीज़ें कर रही हो। तो उससे क्या है? इसका मतलब उस टाइम पे डांस चलता था समाज में, ये है। अब डांस करते हुए आपको दिखेगा कुछ वुमेन दिख रही हैं, उन्हें हमने देवदासी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, यहाँ बता दो कि जो टेम्पल में देवदासी का अगर स्कल्पचर है तो उस टाइम पे वुमेन की एक बुरी कंडीशन को दिखाता था। या हो सकता है उसे आप बॉन्डेड लेबर से रिलेट कर लो, स्लेव से रिलेट कर लो, आपकी मर्जी। बहुत ज़्यादा वियर्ड में मत जाना। आपको सडनली लगा ना बॉन्डेड लेबर, ये क्या बकवास कर दी, जैसे ही आपको ये लगे ना ये क्या, वहीं पे नंबर कम हो जाएंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है? इरोटिक स्कल्पचर्स है, खुलेआम सब कुछ दिखाया है। इसका मतलब क्या है कि सेक्स एक टैबू तो नहीं था, उस पर बात होती होगी, तो एजुकेशन के लिए दिया गया था। जो आज के टाइम पे गवर्नमेंट करना चाह रही है, सेक्स के लिए एजुकेशन देना चाह रही है, उस टाइम पे मंदिरों के थ्रू दे दी थी। तो ये भी हो सकता है। मैंने क्या किया, 3-4 मिनट सोचा, बिल्कुल ऐसे रफ पेपर पे पॉइंट लिखे, ठीक है। 19 से 23 मिनट हो गए, 4, 4.5, 5 मिनट हो गए। अब मैं ना 2 मिनट में ये 5 पॉइंट लिख देता हूँ, ख़त्म। हाउ विल यू एक्सप्लेन मिडिवल टेम्पल स्कल्पचर रिप्रेजेंट सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। अब ज़रा इसको उस आंसर से कंपेयर करना जो आपने अभी तक सोचा था। 5 पॉइंट पे आप 5 नहीं तो 4 नंबर ले आओगे, ये पक्की बात है। किसी से भी, किसी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग में आंसर आप चेक करवा लो। बस ये फ़ायदा है जब आप इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हो। बाकी ये सब लिखा है, ये नीचे आंसर है, पढ़ लेना, ये ठीक है। कुछ वैसे ही पॉइंट लिखे हैं, लिख दिए थे। आई थिंक ये आंसर मैंने बनाया भी नहीं है, बट फिर भी और भी कुछ पॉइंट है। इवेंट एंड फेस्टिवल पे है, रिलीजियस बिलीफ पर है, माइथोलॉजिकल बिलीफ, सोचो, कल्चरल लिंकेजेस है, बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी मिल सकता है, राइट। तो इसीलिए मुझे इतने याद आए 5 मिनट में, ये सब पॉइंट नहीं याद आएंगे इतने। म्यूज़िक है, नहीं याद आया मुझे। डांस आ गया, बट कोई एग्जांपल, मुझे एक भी एग्जांपल याद नहीं आया ऑनेस्टली। इससे तो त्रिभंगा पोस्ट से कोई भी सोशल लाइफ तो रिप्रेजेंट हो भी नहीं रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इस तरह से हम आंसर लिखते हैं। अगेन देखो, इसमें एक चीज़ और है। जैसे मैंने एमएसजीपी में एक डिक्लेरेशन बहुत क्लियरली दिया था कि मैं आंसर पहले देख लेता हूँ फिर ही एक्सप्लेन करता हूँ।
हालांकि ये क्वेश्चन मैंने ऑन द स्पॉट सोचा, राइट, बट आगे आने वाले ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जहां मैं पहले से आंसर अपने लिए प्रिपेयर करूंगा, समझूंगा। अदरवाइज लेक्चर में बैठ के हो सकता है कहीं मैं फंस जाऊँ, आप गालियाँ देने लगो, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक, समझ में आया इसका फ़ायदा क्या है। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को लेकर चलता हूँ और हाउ विल यू एक्सप्लेन, कहीं कोई एग्जाम्पल पूछा नहीं है, तो मैं कुछ नंबर ज़रूर ला सकता हूँ। GS2 का और GS3 के एक एक क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर में, उतना ही हम करेंगे। GS3 में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 है इस साल का, जो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा था। कुछ तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अलग चल रहा है, 7 चल रहा है। 1 सेकेंड, सॉरी, पॉज कर देना चाहिए था मुझे, बट ठीक है। ये क्वेश्चन, इकोनॉमिक ग्रोथ इन रीसेंट पास्ट, ज़रा सोचना पहले। अब जो मैंने अभी अप्रोच वीडियो में क्या कहा था कि हर पार्ट के लिए लिखो, इस क्वेश्चन में आप क्लियरली देखो दो चीज़ें दिख रही, दो पार्ट हैं क्वेश्चंस के। एक है यहाँ तक, इकोनॉमिक ग्रोथ इन रीसेंट पास्ट हैज़ बीन लेड बाय इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ये रहा 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसे आप कह दो 7.5 इंटू 2। कई बार हम क्या करते हैं, पार्ट 2 भूल जाते हैं लिखना, तो ये ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया और पार्ट ए का पार्ट बी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा क्या है, सजेस्ट द ग्रोथ पैटर्न दैट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। अब ज़रा इसको उन्हीं चीज़ों में ब्रेक करते हैं अप्रोच। पहली चीज़, दो क्वेश्चंस हैं तो दोनों के लिए सेम चीज़ एप्लीकेबल होगी, सबके लिए आपको करना है। चलो करते हैं। ये क्या कह रहा है, दो मेन चीज़ें दिख रही है मुझे, इकोनॉमिक ग्रोथ दिख रही है और इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी दिख रही है, ये रहा, और कीवर्ड एक्सप्लेन दिख रहा है, और कीवर्ड हेल्पर कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, तो कीवर्ड हेल्पर नन हो गया, लिख लेते हैं। और बाकी क्या लिखा है, इकोनॉमिक ग्रोथ इन रिसेंट पास्ट हैज़ बीन लेड बाय दिस। तो मैं चलो यहाँ तक, यहाँ मैंने मेन थीम ये लिखी थी, मेरी मर्जी इकोनॉमिक ग्रोथ, बट रिसेंट पास्ट की बात करनी है। बट चलो ठीक है, मान लेते हैं एग्जाम में मुझे यही पॉइंट हिट कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन लेड बाय एन इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। हो सकता है मैंने ये पॉइंट मिस भी कर दिया हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, मिस नहीं करोगे। लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं ना, जिन्होंने एसईओ वगैरह किया हुआ है उन्हें पता होगा शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होते हैं। लंबे से लंबा पार्ट ढूंढो, ठीक। तो ये हुई आपकी मेन थीम, ये हुआ आपका पॉइंट ऑफ प्रोबिंग, ये हुआ आपका कीवर्ड, एंड कीवर्ड हेल्पर इज नथिंग, नन। ये हुआ पार्ट 1। अगला सजेस्ट, दूसरे कलर के हाईलाइटर से ले ताकि याद रहे, एग्जाम में भी कर लेना, ये चीज़ याद रह जाएगा। दूसरा है सजेस्ट, क्या सजेस्ट करना है, सजेस्ट द ग्रोथ पैटर्न दैट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पर हमें बताना है ग्रोथ पैटर्न क्या है। कई सारे कीवर्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, कई सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं। एक है ग्रोथ पैटर्न, दूसरा है दैट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स, एक ये भी है। तीसरा है विदाउट कंप्रोमाइजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। अब इसमें से मुझे देखना है कि मैं किसे कीवर्ड मानता हूँ, किसे मेन थीम मानता हूँ, किसे पॉइंट ऑफ प्रोविंग मानता हूँ। देखो कीवर्ड तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, सजेस्ट है आपका कीवर्ड, कोई बहुत कन्फ्यूज़न नहीं है। ग्रोथ पैटर्न है, कीवर्ड हेल्पर की मैंने क्या डेफिनेशन आपको बताई थी कि वो कीवर्ड के साथ चिपका होगा, तो जो ग्रोथ पैटर्न है वो सजेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कीवर्ड हेल्पर है, ठीक है। बट ये आप मेन थीम भी मान सकते हो, आपको ग्रोथ पैटर्न बताना है, ठीक है। तीन चीज़ें आपका, ग्रोथ पैटर्न, क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप अभी जो मैं कर रहा हूँ उससे पहले एक बार लिख के देखना, खुद सोच के देखना, हो सकता है आप इसमें लिख ही ना पाओ कुछ, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है ये। दैट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। मैं फिलहाल इस क्वेश्चन को पार्ट 2 आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अपनी इमेजिनेशन में रखो, सोचो, मेल करना। मैं कल के लेक्चर में इस क्वेश्चन पर वापस आऊँगा, फिर डिस्कस करूँगा, आप लिखना अपना आंसर, लिख के भेजना, फिर आपके जो भी आंसर्स होंगे उनको कंपेयर भी करूँगा 2-4 आंसर्स को, ठीक है। पार्ट 1 का मैंने बता दिया, बहुत सिंपल, ठीक। एक आधा और क्वेश्चन देखते हैं जो GS2 में है, इस साल पूछे हैं, GS1 एंड GS2 वाली फाइल में ही है। ये इसी साल के क्वेश्चंस हैं, कहीं आगे पीछे के नहीं हैं, 2022 के। पहला क्वेश्चन GS2 का 10 नंबर का है, देखते हैं। लोगों को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, फिर भी देखते हैं क्या हो सकता है। एटलीस्ट क्वेश्चन तो समझें, बाकी ठीक है। मेंस आंसर बिल्डिंग में हम यही कर रहे हैं, आज हम क्वेश्चन समझ रहे हैं, कल भी क्वेश्चन समझेंगे, 10 दिन तक हो सकता है क्वेश्चन समझें। क्वेश्चन समझ लिए तो लिख तो आप लोग ही। देखो
ये कुछ एक लाइन लिखी है, यहाँ लिखा है डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट केस लॉज। मुझे दो चीज़ें मिल गई, कीवर्ड एंड कीवर्ड हेल्पर। मुझे जो भी आंसर देना है इसके साथ देना है, इसके साथ नहीं दोगे नंबर नहीं मिलेंगे, ये गारंटी है। ठीक है, कीवर्ड मिल गया। अब क्या है, ये कह रहा है मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, मोस्ट भी एक चीज़ है, इसका देखते हैं क्यों ये चीज़ें बता रहा हूँ। मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया, इंडिया की बात कर रहा है, मैं यही कह लेता हूँ कि यहीं देख लेते क्या लिखा था, मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ ऑफ इंडिया, ये मैं कर लेता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा मोस्ट, इससे क्या होगा, इससे आएंगे आपकी डायमेंशन डिफरेंट, जो हम कहते हैं ना पर्सपेक्टिव, डिफरेंट व्यूज़, डायमेंशन, वो क्या होती है, वो यही है। इसका भी आंसर आप लिखने का ट्राई करना, भेजना, कल ज़रूरत होगी मैं फिर से डिस्कस करूँगा। ये जो ऑनलाइन कोर्स है मैं ट्राई कर रहा हूँ, एक्टिविटी टाइप कोर्स चले। मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, काम नहीं चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन से भी नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय गवर्नमेंट भी हो सकता था, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, बाय सुप्रीम कोर्ट। तो मेन थीम है, हो सकता है आप मेन थीम और पॉइंट ऑफ प्रूविंग एक्सचेंज कर दो, आपके ऊपर है। मेरे लिए फ़िलहाल मेन थीम ये है, क्योंकि हम ये मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम ऑफ अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया तो नहीं पढ़ते ना, ये मान लो जो आप ज़्यादा पढ़ते हो वो मेन थीम है। कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बाय द सुप्रीम कोर्ट, मुझे सिर्फ एक ही जजमेंट याद है इसमें, एक आधे पहले के हैं छोटे मोटे, वो अलग हैं, बट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम का रिसेंट जो है वो एक वो क्रैकर्स वाला था, उस पर 2015 में क्वेश्चन भी पूछा, उसी से ये उसी टाइप का क्वेश्चन भी है ये। अगर आपने वो क्वेश्चन किया तो कुछ तो हैं ही आपके पास एग्जांपल्स। अब ये क्या है, मेन थीम हमने आइडेंटिफाई कर ली, मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया। इसको थोड़ा सोचना शुरू करते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं। बाकी ये क्वेश्चन मेरा पहले बहुत लोगों से डिस्कस किया, ये क्वेश्चन उन्होंने बहुत टॉपर्स से पूछा है, जिनकी रैंक्स आई हैं ना, बहुत लोगों ने गड़बड़ करी है। और जब मैं कहता हूँ ना कि हर एक नंबर मैटर करता है, वो यहीं से आते हैं नंबर। ये क्वेश्चन ऐसा है किसी को नहीं आता, बट इसमें आप क्या कर सकते हो, कैसे डिफरेंट डायमेंशन ला सकते हो। मैंने कह दिया ये मेन थीम है, लिखना पेपर में, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बाई द सुप्रीम कोर्ट, ये क्या है, सॉरी इसको मैं कह रहा हूँ मेन थीम है, और ये कह रहा हूँ मेरा पॉइंट ऑफ प्रूविंग। ठीक है, इसका इससे रिलेशन बताना है। अब एक चीज़ है, क्या मुझे आता है ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बाय सुप्रीम कोर्ट, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है, बट एक है क्या इस क्वेश्चन में। इसने कहा मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ, इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है क्या, सेकंड मोस्ट भी हो सकता है क्या, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बाय सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा भी कुछ है क्या। एक केस और मुझे याद आ गया अभी, अगर मैं सोचूं तो सिर्फ इसी पर फोकस करते, थोड़ा सा याद करने की ट्राई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में रिसेंटली क्या क्या कहा है, मैं पिछले 4-5 साल तक थोड़ा सा ध्यान करने का ट्राई करता हूँ। पहला एक वो फायर क्रैकर्स वाला दिवाली, कि फायर क्रैकर्स जलाना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, एक ये पॉइंट था। दूसरा ऑड इवन का जो रूल था दिल्ली में, वो भी यहीं था। एंड कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम पर और क्या चीज़ें कही हैं मुझे ऑनेस्टली बहुत याद नहीं आ रहा, 2 पॉइंट फ़िलहाल याद आए। केस लॉज हैं, यही केस लॉ, ये भी तो देखना है ना, क्योंकि ये इसके हिसाब से डिस्कस करना है। और अगर मैं कुछ सोचने का ट्राई करूं तो रिसेंटली शायद एनजीटी के कोई जजमेंट होंगे वेस्टर्न घाट को लेकर, कि यहाँ पर लोग जा सकते नहीं जा सकते, चलो मान लेते होंगे, है ही ऐसे कुछ जजमेंट, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, बट एनजीटी गो एरिया, गो एंड नो गो एरिया, वहाँ कुछ बात किया, बट क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन है या नहीं है। एक तो ये पार्ट हो गया जिसमें मैं मानता हूँ मेरे पे बहुत नॉलेज नहीं है, चलो मैं कहता हूँ कि ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को फ्रेम करता हूँ, आंसर फ्रेम करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है मॉडर्न लॉ इन इंडिया, मतलब लॉ का मोस्ट सिग्निफिकेंट। मैं कह रहा हूँ कि इसके अलावा भी कुछ है, मेरे पास एक सेक्शन ज़रूर बनता है। मैं इसकी बॉडी ऐसे बनाता हूँ, इंट्रो, कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऐसे ऐसी हुई, ठीक है छोड़ देते हैं फिलहाल, इंट्रो बाद में देखेंगे, बॉडी देखते हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रॉब्लम इन सुप्रीम कोर्ट, ये इट इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट। पॉइंट नंबर 1 2 3 जो भी याद आ जाए, क्या कर सकते हैं, जितने याद आ रहे उतने ही लिखने हैं। लेकिन क्योंकि इसने मोस्ट सिग्निफिकेंट दे दिया तो एक आपको स्कोप दिया, आप कहोगे हाउएवर देयर आर केसेस जो उतने सिग्निफिकेंट नहीं हैं, या फिर जो
मॉडर्न लॉ के तो हैं, बट वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बाय सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड नहीं है, कुछ और वे में हो सकते हैं। हो सकता है पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया हो, लीगल वे में लॉ हो, या फिर हो सकता है कि मॉडर्न लॉ क्या 2 साल 5 साल 10 साल, आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी मॉडर्न लॉ है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी मॉडर्न लॉ है। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि वो भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट का ये चीज़ है, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, बट इसके अलावा बाकी चीज़ें भी जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ इसमें देख लेते हैं कैसे किया। तो डिमांड क्या है कि मेन थीम सेटिस्फाई करती है पॉइंट ऑफ प्रोबिंग को कि नहीं। डिस्कस करो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ ये मॉडर्न लॉ है कि नहीं। क्वेश्चन है, आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है भी कि नहीं है। आप इस वे में भी डिस्कस कर सकते हो कि नहीं, मैं कहता हूँ नहीं है, लो ऐसी तैसी में जाओ। ठीक है। दूसरा इसके बाद क्या, चेकआउट इफ़ इट इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट और नॉट, और इट इज़ वन अमंग मैनी, कि क्या और भी चीज़ें हुई है, जैसे मैंने बाकी आपको बताया ना कि कुछ और चीज़ें हैं कि अदर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। ठीक है, आर्टिकल 21 से रिलेटेड कुछ हमने इंट्रो दिया, देख लेना। इंट्रो पर फिलहाल फोकस मत करो जब एग्जाम में ये आंसर फिलहाल लिख रहे हो। कुछ केसेस हैं, पढ़ लेना। MC मेहता केस बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि मुझे ही याद नहीं है, मैंने PM बख्शी से कंटेंट बना के डाला है। ठीक है, ये सारे ना PM बख्शी के केसेस हैं, वहीं से उठा के डाले हैं। ये दामोदर राव, ये हैदराबाद का केस बहुत फेमस था, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन आर्टिकल 21 को वायलेट करता है। यहाँ पर PA जैकब केस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉइज़ पॉल्यूशन के अगेंस्ट था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उससे रिलेट करके दिया था। MC मेहता केस था, सुभाष कुमार केस था, वहाँ पर उन्होंने क्या कहा था कि राइट टू लाइफ, ये पॉल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर, इनको भी इंक्लूड करता है, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन से रिलेटेड तो है। चरण लाल केस, ये नर्मदा बचाओ अभियान केस, सारे हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मेरे पास इमीडिएटली 2-3 पॉइंट आ गए, और ये पॉइंट इतने हैं ना, आपको 1-1.5 नंबर ज़रूर दिला देंगे एक्स्ट्रा। मैंने कहा ठीक है, बट अदर अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ भी हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन नहीं है। और हेडिंग जब डालना ना, पूरी हेडिंग ट्राई करो डालो इस तरह से, छोटी हेडिंग मत डालना कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइज, अदरवाइज मुश्किल होगी। और बार बार पॉइंट्स पढ़ते रहना, अदरवाइज आप परेशान होगे। डायमंड क्वेरिंग केस भी ऐसे ही था। अदर केसेस क्या है, फिर जैसे ही आपने कहा अदर केसेस, आपके पास फिर तो पूरा पिटारा खुल गया। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, बाकी इतने सारे तो हैं, वाइल्ड लाइफ, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, NGT, ये सारे हैं। जुडिशरी का रोल वैसे भी है, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन नहीं है तब भी। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन क्या है, ये सारे क्या हैं, ये सब यही है। तो अगर आप क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें ढूंढ लेते हो तो डेफिनेटली आपको हेल्प कर जाएगा, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। राइट टू मूवमेंट, ठीक है, इस क्वेश्चन को कल डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आप इसको ट्राई करना लिखने का। ये क्वेश्चन देखते हैं अगला। अरे हो जा भाई। To what extent, in your opinion, has the decentralization of power in India changed the governance landscape at the grassroots? इस क्वेश्चन का आंसर ज़रा सोचना और मुझे बताना कि क्या आप आंसर लिखो, सोचो, पॉज कर दो वीडियो, सोचो कि क्या आंसर लिख रहे हो, लिखो 7 मिनट लिखो, बिल्कुल लिखो, करके देखो, तभी तो आपको भरोसा होगा कि जो आप कर रहे हो वो गलत है, जो मैं बता रहा हूँ वो ठीक है। फिर बताना कि क्या आपने ये आंसर नहीं लिख दिया है। टू वॉट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज़ द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया बिकेम सक्सेसफुल, क्या ये तो नहीं लिख दिया आपने आंसर, सोच रहा ज़रा। ठीक है, अगर ये लिख दिया है तो समझ लेना इसी वजह से मेंस में रैंक नहीं आ रही या फिर नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कीवर्ड क्या है, टू वॉट एक्सटेंट। टू वॉट एक्सटेंट क्या था, हाउ फार, कितना। टू वॉट एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, टू वॉट एक्सटेंट ये मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। वैसे टू वॉट एक्सटेंट का मतलब ये है, टू वॉट एक्सटेंट आप प्रीलिम्स में सक्सेसफुल हुए हो। एक तो रिजल्ट है कि येस और नो, दूसरा क्या होता है कि हाँ कट ऑफ तक जाना था, यहाँ कट ऑफ है सपोज 80 नंबर है और हम 70 तक जा पाए। टू वॉट एक्सटेंट, टू दिस एक्सटेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन कीवर्ड क्या है, कितनी एक्सटेंट तक, मतलब कि सपोज द टारगेट वाज 100 था, 0 से 100 तक 60 है, तो मतलब 40 अभी रिमेनिंग है, टू द एक्सटेंट ऑफ 60। ठीक है, ये है, तो ये हमारा हुआ कीवर्ड। कोई कीवर्ड हेल्पर है, कीवर्ड हेल्पर नहीं है तो कोई नहीं।
मेन थीम तो यहाँ आपको दिख ही रही है, डिसेंट्रलाइजेशन, या पूरा लिखना है तो ये लिख लो, आपकी मर्ज़ी। मैं फ़िलहाल डिसेंट्रलाइजेशन लिखता हूँ, मेन थीम। इसके बाद क्या है, चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट ग्रास रूट। ये है गवर्नेंस लैंडस्केप एट ग्रास रूट। अब इस क्वेश्चन में इशू ये है, इंट्रो ठीक है, अगेन इंट्रो लिख लो, बहुत अच्छा, कुछ नहीं मिलने वाला, 54 के नंबर नहीं मिलेंगे, बाकी छोड़ दो। 54 क्या होता है, 0.25, इतने नंबर भी नहीं मिलेंगे। मेरी मैथ की मैडम थी ना, 54 देती थी, वो कहती थी ये तुम्हारे लिए 0.25 मार्क्स है, बहुत हैं, दे दिए। 0.1/3 मार्क्स भी देती थी वो तो, बाकी छोड़ दो। जोड़ जोड़ के एंड में हाफ हो जाते थे वो, बस इस वे में भी नंबर मिल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में इशू ये है कि आपको डिसेंट्रलाइजेशन को रिलेट करना है गवर्नेंस लैंडस्केप से। मैंने बहुत से आंसर्स देखे लोगों के, कोई जॉब क्रिएशन से रिलेट कर रहा है, कोई वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेट कर रहा है। भाई रिलेट करना है गवर्नेंस लैंडस्केप से। गवर्नेंस में कैसे रोल प्ले किया, अगर आप गवर्नेंस एट ग्रास रूट, वो भी नॉट ग्रास रूट से ऊपर के लेवल पर, ये नहीं कर रहे हो तो फिर आपका आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन में बहुत से लोग एक कीवर्ड रट लिया, वो फंड फंक्शन फंक्शनरी, क्यों, क्या मिल जाएगा उससे, कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत लोगों ने ये कीवर्ड लिखा, उसी के बेस पे आंसर लिखा है, फिर कह रहे हैं कि नंबर नहीं आ रहे, रैंक नहीं आ रही है, या मेंस नहीं निकल रहा है, और मेरे जैसे लोग ही हैं। ठीक है, जो हरकतें मैंने की थी वही चली आ रही हैं। तो कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को भी सोचना। थोड़ा सा मैं आपको ये 2-3 चीज़ें दिखा देता हूँ। देखो, इंट्रोडक्शन जो लिखना है लिख लो। यहाँ पर हमने क्या किया कि गवर्नेंस को, आई थिंक यहाँ मैंने ट्राई किया होगा ठीक ठाक आंसर देना, कहीं गड़बड़ हो सकती है यहाँ भी। वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, अगर मुझे ये पॉइंट लिखना ही है, ये पॉइंट मैंने डेलिबरेटली डाला, ठीक, लेकिन अगर मैंने कोई हेडिंग डाल ही दी तो इसको मैं रिलेट किससे करूँगा, गवर्नेंस लैंडस्केप, इसको रिलेट करूँगा डिसेंट्रलाइजेशन से। कैसे, वुमेन एम्पावरमेंट गवर्नेंस से रिलेटेड था, क्योंकि 33% रिजर्वेशन था, अवेयरनेस थी, इस वजह से पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन गवर्नेंस इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, मैंने क्या बताया, ये डिसेंट्रलाइजेशन का रूल था, उसकी वजह से वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा, उससे वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ गई। ठीक है, सोशल डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी, सॉरी, सर्विस डिलीवरी कौन दे रहा है लोकल लेवल पे, ये तो लोकल गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग, ये आपका क्या गवर्नेंस का पार्ट है। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये क्या है, गवर्नेंस का पार्ट है। कितना अवेलेबल है, कितना नहीं है, वो आपको बताना है। इनइक्वालिटीज़ कैसे कम हो रही, अब नॉर्मली अगर आप इस पॉइंट को अगर आप जस्टिफाई नहीं करते हो देन यू आर ज़ीरो। ठीक है, इनइक्वालिटी कैसे है, सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दे रहा है, फंड्स सबको दे रहा है, रीजनल इनइक्वालिटी इन्होंने कम कर दी। आई डोंट नो कि मैं ये पॉइंट जस्टिफाई कर पा रहा हूँ कि नहीं, सोचना आप बैठ के। तो ये क्वेश्चन क्या, एक तो ईजी नहीं है। अब इसमें एक और चीज़ है, इसके बाद क्योंकि इसने पूछा था हाउ फार, कुछ इश्यूज़ अभी भी बचे होंगे, कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो डिसेंट्रलाइजेशन आने के बाद भी गवर्नेंस में बचे हुए हैं, वो आपको लिखने हैं। राइट, इस वे में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं और इस लेक्चर में मैं बस क्वेश्चन डिस्कस करके छोड़ दूंगा। मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो इस साल मेंस में पूछा। डिस्कस कीवर्ड हो गया, डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया, मैंने कह दिया रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया इन लाइट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। सोचना, लिखना, लिखो, इसको कितना लिख पाओगे। बहुत से लोगों ने तो इसका आंसर बस इतना ही लिख दिया, डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लाइट तो डाली नहीं, टॉर्च बंदी रखी अपनी। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, मेन थीम ये हो गई, मैं इसको मान लेता हूँ मेन थीम, इसको मान लेता हूँ पॉइंट ऑफ प्रोबिंग। इशू क्या है इसमें, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट क्यों है, क्या चीज़ है डिफ़िकल्ट बनाती है। जो रोल है ना इलेक्शन कमीशन, ये मेन थीम है, उसका रोल, उसकी बात करनी है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसमें भी इवोल्यूशन पे। मतलब बेसिकली अगर आप क्वेश्चन सोचो, पहले तो आप सोच नहीं पाओगे, वीडियो पॉज करो, सोचो बैठ के, देखो कितनी देर आप सोच पाते हो गया। तो इवोल्यूशन में इसका रोल क्या रहा, मतलब क्या हुआ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ हुआ, इवोल्यूशन कैसे होता है, पहले ए हुआ, फिर बी हुआ, फिर सी हुआ, फिर डी हुआ, ऐसे ही कुछ हुआ होगा।
क्वेश्चन की डिमांड तो ऑनेस्टली है, या मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक भी सीरियस एस्पिरेंट अनटिल अनलेस वो लॉ बैकग्राउंड से नहीं है, पहले से ये टॉपिक तैयार करके गए, तब तक इसको अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से तो नहीं कर सकते। प्रूव मी रॉन्ग इफ़ आई एम, कमेंट करके मेल करके बता देना। तो ये क्या कह रहा है, इवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इवोल्यूशन हुआ, डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब क्या कह रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ चेंज हुए, तब ईसीआई ने क्या किया, क्या रोल रहा। फिर कुछ और चेंज हुए तो ईसीआई ने क्या कहा, फिर कुछ चेंज हुए तो ईसीआई ने क्या कहा। मतलब इस क्वेश्चन के लिए आपको कई सालों की ईसीआई की न्यूज़ पता होनी चाहिए, रोल पता होना चाहिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या चेंजेस हुए वो पता होना चाहिए। तो इस अप्रोच में तो क्वेश्चन करना थोड़ा इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि ना तो आपको ये पता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए क्या करना चाहिए, दूसरी अप्रोच है वो बता देता हूँ। कुछ नंबर तो ले आओगे, अदरवाइज ज़ीरो है। इसमें क्या करोगे, पेपर के ना सेक्शन बनाओ, क्वेश्चन के सेक्शन बनाओ। सपोज ये 3 पेज है ना, मान लेते 2 पेज है, ये इंट्रो के लिए जगह छोड़ देना, कंक्लूजन के लिए जगह छोड़ देना। मैं ऐसे लिखता हूँ कि इंट्रो लिख दिया, इसके बाद लिखता हूँ इवोल्यूशन। ये रियलिस्टिक वे बता रहा हूँ जो आप एग्जाम में कर सकते हो, अदरवाइज तो इस क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इवोल्यूशन ऑफ एमसीसी, ये तो आपको आता होगा कि कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, कुछ पॉइंट तो होंगे कि पहले ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, 4-5 पॉइंट याद आ जाएंगे। ठीक है, अब आप ये लिखोगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एबव डिस्कशन, या इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एबव, जो भी आपने पॉइंटर्स दिए हैं उसमें, उसके अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन ने टाइमली स्टेप्स लिए हैं। आपने यहाँ ये लाइन लिखी, इलेक्शन कमीशन हैज टेकन टाइमली स्टेप्स। सम ऑफ द स्टेप्स आर एज फॉलोज। एक एक करके कुछ 3-4 स्टेप्स बता दो। इसमें आपने क्या किया कि 1 by 1 पॉइंट्स को मैच नहीं किया कि इस पॉइंट की वजह से हुआ, इसके वजह से, इसके वजह से हुआ, नहीं, आपने सबको उठा के सबसे मैच कर दिया। कुछ नंबर मिल जाएंगे, कुछ अटेम्प्टेबिलिटी आएगी। ये क्वेश्चन रियल में टफ क्वेश्चन है। मुझे आप चॉइस दोगे और मुझे अगर 20 में से एक क्वेश्चन मेरा छूट रहा होगा, मैं इसे छोड़ दूंगा या बिल्कुल ही थोड़ा सा लिखूंगा। बट ऐसे क्वेश्चंस जब बिल्कुल ऐसा पूछ लेना कि 2 टफ चीज़ें, उनका एक दूसरे पर इम्पैक्ट क्या है, तो करो ऐसे ही कि पहले एक पार्ट लिख दो, उसके बाद बीच में कुछ एनालिसिस डालो कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस दिस दिस, ये वो फलाना ढिमका ऐसा वैसा, फिर दूसरा लिखो। एंड में टाइम मिले थोड़ा सा इंट्रो, थोड़ा सा कंक्लूजन लिख दो। ये वो क्वेश्चन है जहाँ आप इंट्रो कंक्लूजन में ही मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो, अगर आप एक नॉर्मल कैंडिडेट हो, आंसर राइटिंग के भरोसे जा रहे हो, नॉट आंसर बिल्डिंग। करके देखना, ये देखो इसका आंसर क्या है जो मैंने लिखने का ट्राई किया था। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी को, ये पढ़ लेना आप एक बार, देखना, फिर डिस्कस करेंगे ये। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, कोड में ये हुआ था 91 में, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, ये कहा, उसके इम्प्लीमेंटेशन पे आ गए। कोड में ये हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने ये कर दिया, कोड में ये हुआ था, ये कर दिया। तो इस वे में चीज़ें चलती हैं। लेकिन अगर मैं ये सोचूं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या हुआ होगा, कहीं ना कहीं इन्होंने वो बात की। एमसीसी क्या है, थोड़ा याद करते हैं। 48 आवर्स के जैसे मतलब इलेक्शन होने वाला है, बस 2 दिन पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स पे बात की होगी, सोशल मीडिया पे क्या करना है उस पर बात की होगी, और क्या बात की होगी इन्होंने, जो हम एग्ज़िट पोल निकालते हैं, कट ऑफ प्रेडिक्शन, उस पर बात की होगी, इन सब चीज़ों पर बात की होगी। इलेक्शन कमीशन का पहला रोल क्या रहा होगा, पहला रोल तो यही कि इनको इम्प्लीमेंट कर दो। तो मैं अगर ये 4-5 पॉइंट लिखता हूँ ना, फिर लिखता हूँ कि ये सारी चीज़ें हुई हैं टाइम टू टाइम, सबसे पहला रोल इलेक्शन कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन करना था। ठीक है, बात बन गई। दूसरा रोल पेनल्टीज डिसाइड करना था जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। तीसरा रोल जहाँ पे लोगों ने और प्रॉब्लम क्रिएट की वहाँ लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देना था। 3 रोल हो गए। चौथा रोल एमसीसी में जो भी अभी भी कुछ इश्यूज़ रह गए वहाँ पर फीडबैक देना, उनको इम्प्रूवमेंट करना था। सिंपल, कुछ तो लिख ले रहे हो। एंड ये सब पॉइंट गलत नहीं है, अगर आप देखो यहाँ पर तो हुआ वही है कि देखो यहाँ पर क्या है, 91 में कुछ हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने कुछ कर दिया कि ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। आपको एग्जाम्पल ही तो नहीं पता होंगे, राइट। तो जब हम ऐसे लिखने लगते हैं ना, देखो ये करप्शन के लिए ये क्या, तो ये तो आप कुछ ना कुछ याद कर ही लोगे ना। ये देखो जैसे अभी सोशल मीडिया की भी मैंने बात की, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इस वे में, इस टाइप के क्वेश्चंस में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए।
राइट। तो आई होप कि ये सेशन यूज़फुल रहा होगा। काफ़ी बड़ा सेशन है बट आई थिंक मैं आपको अपना मैसेज देने में सक्सेसफुल रहा हूँ। एक बार ज़रा वापस से वो देखते हैं इंट्रो वीडियो जो था अप्रोच वाला, अब शायद आप इसको बेटर वे में देख पाओ। सबसे पहले हमने क्या कहा था? सबसे पहले हमने कहा था मेन थीम ढूंढो। मेन थीम जो आपने पढ़ी हुई हो उसे हम कह लेते हैं मेन थीम। दूसरा पॉइंट ऑफ प्रोबिंग या पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या इसे हम कहते हैं सेकेंडरी थीम। तीसरा क्वेश्चन कीवर्ड क्या है। चौथा कीवर्ड हेल्पर, और उसके बाद अल्टीमेटली डिमांड क्वेश्चन की पूरी करो कीवर्ड के हिसाब से। क्वेश्चन के पार्ट्स देखो, अगर क्वेश्चन में 2 पार्ट है, दोनों पार्ट के लिए एक्सरसाइज करो। 3 पार्ट है, तीनों पार्ट के लिए करो। देखेंगे हम क्वेश्चन ऐसे। आंसर की स्ट्रक्चरिंग क्या करनी है, अब इसमें एक और बात कर लेते हैं फिलहाल। इवैल्यूएशन कंक्लूजन कैसे करना है, कहाँ करना है। जहाँ स्टैटिक सब्जेक्ट है ना वहाँ पे ट्राई करो इवैल्यूएशन दो। हिस्ट्री ज्योग्राफी में इवैल्यूएट करना बेटर है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इस चीज़ को ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करती है, ऐसे ऐसे नहीं करती है इवैल्यूएशन। उसमें कंक्लूजन क्या दे दोगे, वे फॉरवर्ड क्या दे दोगे, उसमें कौन सी स्कीम लग जाएगी, ठीक है, कुछ नहीं लगेगा। तो जो स्टैटिक क्वेश्चन है वहाँ यही है। नहीं तो आप क्या लगाओगे कि मोदी के डीमोनेटाइजेशन से प्लेट टेक्टोनिक इधर की उधर चली जाएगी, आएगी नहीं अफ्रीका की प्लेट इंडिया में कि नहीं नहीं यहाँ तो भाई साहब डीमोनेटाइजेशन हो जाता है। कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं चलेगा। कुछ जगह आर्ट एंड कल्चर में चल सकता है वे फॉरवर्ड, कंजर्वेशन, और उन कॉन्टेक्स्ट में आप दे सकते हो, सिखाऊंगा मैं आपको, बताऊंगा। कुछ बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको डायरेक्टली कंक्लूड करो, इवैल्यूएशन के बिना भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में इवैल्यूएशन ना भी करो चलेगा, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। अगला इवैल्यूएशन सेक्शन केयरफुली यूज़ करो। टाइम है तभी करो, अदरवाइज तो क्या करोगे। टाइम है, स्पेस जगह बची भी है कि भर दिया पूरा। और पॉजिटिव पॉइंट के साथ फिनिश करो। अब आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि ना तो 7 मिनट 5 मिनट बिल्कुल लिखना ज़रूरी है, ना ही 20 पॉइंट 15 पॉइंट लिखने ज़रूरी। बहुत लिखे मैंने पॉइंट, 12 15 20 पॉइंट्स, कुछ नहीं होता, उससे अननेसेसरी प्रेशर आता है। जो भी आपके फीडबैक है मेल करना, मैं डेफिनेटली मेल पढ़ूंगा। जो बढ़िया मेल होंगे वो मैं थोड़ा सा देखूंगा। जो घटिया मेल होंगे, जो आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं इस जगह इस लेक्चर में चूक रहा हूँ, वो बताना। इस जो मेंस आंसर बिल्डिंग की एक्सरसाइज है, लास्ट ईयर 5 रैंक्स दी थी हमने 18 में से। इस बार ऑफलाइन बैच है बट बहुत सारी क्वेरीज थी, तो ऑनलाइन में भी मैं वही सेम एक्सरसाइज करने के ट्राई कर रहा हूँ जो ऑफलाइन में हम करते हैं, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड ट्राई टू स्प्रेड दिस कोर्स। कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, 1499 बहुत ही रीजनेबल फ़ी होती है, कोई भी इतने में नहीं दे रहा। कोर्स के एंड तक मैं ट्राई करूँगा कि एसए के ऊपर कुछ सेशंस ले पाऊँ, कुछ सेशंस ऑप्शनल्स पे भी यहाँ ज़रूर लेना चाहूँगा। एंड इसी तरह से हम क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के आइडेंटिफाई करेंगे एंड उन पे ये चीज़ बनाएंगे, क्वेश्चंस हम बनाएंगे, उन पे हम ट्राई करेंगे क्या कर सकते थे। प्रीलिम्स में मैंने एक वीडियो बनाया था 18 टाइप ऑफ एमसीक्यूज़, वो देखना। ये गाइडेंस सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, ये देखना आप। एंड यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, एक ये वीडियो देखना, दिस वीडियो विल चेंज योर डेस्टिनी 10 वेज टू मास्टर मेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। फिर ये वीडियोस देखना 300 और 300 प्लस ऑप्शंस में कैसे लाने हैं। एंड इसके बाद आप देखना 18 टाइप ऑफ एमसीक्यू, जैसे हमने प्री में डिफाइन किए थे ना 18 तरह के एमसीक्यू। एंड बिलीव मी बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर आपको इस साल का पेपर टफ लग रहा है, एक बार ये देख जाओ, आपको समझ आ जाएगा, इतना भी टफ नहीं था। फिर 8 टाइप ऑफ कीवर्ड इन कॉम्प्रहेंशन, ये आप देख लेना। एंड एक चीज़ ये देख जाना, जो यहाँ पर कुछ वीडियोज़ हैं, GS 1 2 3 4 में क्वेश्चंस कैसे रिपीट हो रहे हैं, 22 में कैसे रिपीट हुए हैं, 21 में कैसे रिपीट हुए थे, 20 में, हर साल की यही कहानी है, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड एक और लेक्चर में इसके साथ अपडेट करूँगा, वो ग्राफ वाला जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ग्राफ एंड पॉपुलेशन का जो मैप्स वाला पार्ट है, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।